साथियों नमस्कार, न्यूज ऑफ ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और साथियों आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने कोविड के दौरान जो रेलवे की एमएसटी थी उसको जो जारी करने के लिए आपको बता दें कि रेलवे मंत्रालय को हिला दिया था और उसके बाद फिर रेलवे ने ही उनको जो सलाहकार समिति है पश्चिम मध्य रेलवे की सलाहकार समिति का सदस्य बनाया है। और आपको बता दें कि पूरी बात उन्हीं से जानेंगे। सर क्या बात थी, किस तरह का माहौल कोरोना में हो गया था, उसके बाद समस्या और फिर उसका निराकरण किस प्रकार हुआ? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि पत्रकार जो एक खोजी पत्रकार होते हैं उसकी तरह आपने यहाँ पर ग्वालियर में हमें खोजा, तो आपको धन्यवाद। समस्याएं क्या रहा, मैं खुद भी एक शहर से दूसरे शहर में जाकर के अपनी नौकरी करता था, तो एमएसटी नहीं होने का दर्द मुझे मालूम था, क्योंकि जो कम सैलरी वाले लोग होते हैं वो एक शहर से दूसरे शहर में जाते 5,000 10,000 शॉप पे काम करना, प्राइवेट जॉब करना, तो जब वो स्थानीय स्तर पर उनको रोजगार थे नहीं तो उनकी जॉब चली गई। तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि कई लोग मतलब गलत लाइन में चले गए, गलत लाइन में से सट्टे के उसमें चले गए, कोई आर्थिक परेशानी से जूझ के सुसाइड करने लग गया। और एक मैंने देखा गंजवासुदा का व्यक्ति था, उसकी बाइक से जा रहा था तो बॉडी 11 घंटे रास्ते में पड़ी रही, क्योंकि एकलौता कमाने वाला था और नौकरी भी छोड़ नहीं सकता था, तो रास्ते में उसके साथ दुर्घटना हुई और वो 11 घंटे तक बॉडी पड़ी रही। घर वाले सोच रहे थे नौकरी करने गया, तो वो देख के मेरे मन में ऐसा ख्याल आया कि क्यों ना इन मुद्दों को उठाया जाए। जनप्रतिनिधियों ने इस तरफ ध्यान दिया नहीं, तो हम लोगों ने सामूहिक रूप से एक मिशन बनाया और मेरे साथियों ने उसमें बड़ा सहयोग दिया और स्टेशन से हमने कार्य प्रारंभ किया, ज्ञापनों का दौर। और वो ज्ञापनों का दौर स्टेशन से विदिशा से प्रारंभ हुआ भोपाल, भोपाल से जबलपुर, जबलपुर से हम दिल्ली पहुंच गए। रेल मंत्रालय ने हमें काफ़ी सहयोग किया और सफलता भी मिली। आप सभी का उसमें विशेष सहयोग रहा, हमारे पत्रकारों का विशेष सहयोग रहा कि छोटी छोटी चीज़ों को उन्होंने बड़े स्तर पर बताया और लोगों की समस्याओं को उठाया। साथियों मैं आपको बता दूं कि कोविड के दौरान में जो ट्रेनें तो बंद हो गई थी, लेकिन जो ट्रेनें चालू हुई थी कोविड के बाद उनमें जो जनरल टिकट थे उनकी सुविधाओं को रोक दिया गया था और एमएसटी को तो बिल्कुल ही रोक दिया गया था। और जो लोग एक शहर से दूसरे शहर में यात्रा करते हैं उनको ना तो रिजर्वेशन मिल पा रहे थे और रिजर्वेशन उनको महंगा पड़ता और बसों से यात्रा भी उनको महंगा पड़ती। सरकार ने जो ये चीज है इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और कहीं ना कहीं फिर कमलेश सेन जी ने इसमें अपना एक एसोसिएशन आपने बना लिया था उस समय, एसोसिएशन बनाया और उसके बाद फिर इन्होंने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी। हम उन्हीं से जानेंगे किस तरह की लड़ाई थी और शुरुआत सर किस प्रकार हुई थी इसकी? लड़ाई तो नहीं, एक्चुअली मांगे थी लोगों की जिनको हम रखना चाहते थे और डर भी लगता था। क्या होता था कि हमको खुद को भी नौकरी करनी है या अपना व्यवसाय करना है, या लोगों के अपने अपने व्यवसाय भी थे कि हम लोग स्टेशन परिसर में जा रहे हैं तो कोई हमारे पास तो ऐसा संगठन था नहीं। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक संगठन बनाया, रेलवे अप डाउनर्स एसोसिएशन। उस बैनर से ज्ञापनों का दौर प्रारंभ किया। फिर जनप्रतिनिधियों को भी हमने आग्रह किया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो फिर हमने इसको प्रदेश स्तर की मुहिम बनाया। प्रदेश स्तर पर जब हमें सफलता नहीं मिली तो हमने इसको देश स्तर की मुहिम बनाई। तो कई राज्यों के माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, महामहिम, उपराष्ट्रपति महोदय भी हमारी इस मुहिम में सहयोग के रूप में उन्होंने सहयोग दिया और शामिल हुए। तो आखिरकार रेल मंत्रालय को झुकना पड़ा और पहली सफलता हमें अगस्त में मिली। एक मेमो ट्रेन में एमएसटी चालू हुई। दूसरी बार अक्टूबर में राजरानी एक्सप्रेस हमें हमारे क्षेत्र में दी गई। और सबसे अच्छी बात ये रही कि सब एमएसटी तो 29 जून को प्रारंभ हुई हैं, अभी 22 में। हमारे यहाँ जनवरी में 5 ट्रेनों में, जहाँ पर मैं निवास करता हूँ विदिशा टू भोपाल बीना सेक्शन में, 5 ट्रेनों में एमएसटी लागू कर दी और ये हमारी जीत थी। हम इसके लिए रेलवे का धन्यवाद भी देंगे और ये भी कहना चाहते हैं कि डब्ल्यूसीआर के अफसर और रेलवे के अधिकारी बहुत ही अच्छे और सहयोगात्मक रवैया अपनाते हैं, सकारात्मक रुख रहा। जो अप डाउनर्स को उन्होंने कभी तंग नहीं किया और सहयोग किया। ऐसा भी खबरें हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी आपके लिए पत्र लिखा था, कमलनाथ जी ने भी आपके लिए पत्र लिखा था और अन्य बड़े लीडर्स ने आपके लिए स्पेशली रेलवे मंत्रालय को पत्र लिखा, राज्यपालों ने भी आपके लिए पत्र लिखा। उसके बाद जो आपकी सुनवाई है उसके वो हुई और कहीं ना कहीं मंत्रालय में भी आप मिलने गए थे। जी, मैं महाराष्ट्र से मिला था पिछले साल जुलाई में 27 तारीख को दिल्ली में, और उसके एक सप्ताह के भीतर ही एक मेमो ट्रेन हमें मिली और उसमें एमएसटी मिली, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थी। तो मैं दोबारा महाराष्ट्र से मिला दिसंबर में,
तो इसमें कोई संदेह नहीं कि महाराज ने राष्ट्रीय स्तर पर हमारी इस मुहिम को मदद की और आगे रह करके लोगों की सहायता करने में एक बड़ी भूमिका अदा की, और उनके सहयोग से ये संभव हो पाया। जब मैं दिसंबर में मिला तो उन्हें 1 महीने बाद हमारे जोन में 5 ट्रेनों में एमएसटी लागू करवा दी। इसमें बिल्कुल ये सत्य है कि महाराज ने इसमें विशेष अपनी भूमिका निभाई और सहयोग उनका रहा है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल रहे, सांसद रहे, विधायक भी रहे, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी भी थे और दिग्विजय सिंह जी भी रहे। ऐसा नहीं कहेंगे कि उन्होंने सहयोग नहीं दिया, लेकिन जितना सहयोग महाराज का था उतना शायद किसी का नहीं रहा आज। कई तरह के आपने आंदोलन भी किए हैं, जैसे जल आंदोलन भी था और एक कोई अर्थी आंदोलन भी आपने। हाँ, क्या था कि अपनी बात को रखना है और हम देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे थे। रेलवे का कभी हम नाम ऐसा नेगेटिव उसमें नहीं लेना चाहते थे, तो हमने एक अनोखा आंदोलन किया था। मुर्दों को ज्ञापन दे दिया हमने एक बार शमशान घाट में जाकर के। तो उसके चलते हमने गए शमशान घाट में, हमने कहा भाई जिंदा लोग नहीं सुन रहे तो कम से कम जो लोग कोरोना काल में काल कवलित हो गए उन्हीं से हम लोग प्रार्थना करने चले गए शमशान घाट में, और एक ज्ञापन हमने उनको दिया। दूसरी बार हमने एक जल सत्याग्रह किया, और तीसरी बार हमने एक पदयात्रा की जो हमारी विदिशा से सांची तक पहुंची। उसके बाद जीएम ने हमें बुलाया जबलपुर, और दूसरे तीसरे दिन हमें एक ट्रेन दे दी थी तुरंत के तुरंत। ये आंदोलन छोटे छोटे थे, मतलब उसमें हमने ऐसा कोई विशेष राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले कोई काम नहीं किया। अपनी बात को रखने का तरीका था, हमने वही किया। ये नहीं मानते थे तो हम सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन तब तक महाराज ने ये सब सेटल करा दिया था और एमएसटी चालू हो गई थी हमारे क्षेत्र में। एमएसटी महाराज ने आपका साथ दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की आप बात कर रहे हैं। एक अब इसमें दिलचस्प बात यह हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट रेलवे के खिलाफ गए, कई मुख्यमंत्रियों से रेलवे को पत्र लिखवा दिया, महाराष्ट्र जो आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर रहे हैं उनसे पत्र लिखवा दिया, मुख्यमंत्री राज्यपाल से पत्र लिखवा दिया। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसी रेलवे ने अपना ही बोर्ड का सदस्य आपको बना लिया, और कहीं ना कहीं उनके खिलाफ या उनसे बात मनवाने के लिए इतनी बड़ी मुहिम, और फिर उन्होंने ये न्योता दे दिया कि आओ हमारे संग में ही शामिल हो जाओ। इसमें तो मेरे ख्याल से रेलवे के अफसर ही सही बताएंगे कि उन्होंने क्यों मुझे अपने समिति में रखा। शायद ये भी हो सकता है कि मैं 15-17 सालों तक रेल से अप डाउन करता रहा हूँ, तो मुझे मालूम है बेसिक प्रॉब्लम, डेली अप डाउनर्स की प्रॉब्लम क्या होती हैं। वो आधे घंटे में 1 घंटे का उनका दौर होता है यात्रा का, और छोटी छोटी समस्याएं होती हैं। गाड़ी इस स्टेशन पर पार्क करना, फिर दूसरे स्टेशन पर भी पार्किंग की इशूज़ होते हैं। वो इकट्ठे समूह में खड़े होते हैं, उनकी अलग बोगी होती थी पहले, अब जो बंद कर दी गई है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उनकी समस्याएं उनको पैदा ना हो, और रेलवे को भी उनसे किसी प्रकार की असुविधा ना हो। अप डाउनर्स जो होते हैं बेसिकली, मैं जहां तक मैं समझ पाया हूं, वो एक आरपीएफ और जीआरपी के ही अंग होते हैं, यात्रियों को हमेशा सहयोग करते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि अप डाउनर किसी को तंग करते होंगे। तो अप डाउनर्स की ज़रूरत तो रेलवे को भी है, चाहे यात्रियों के सहयोग की बात हो या पुलिस के सहयोग की बात हो। अप डाउनर मतलब जागृति है ट्रेन में, वो सजग रूप से एक प्रहरी का काम करते हैं जब तक वो राउंड द क्लॉक चलते हैं। तो रेलवे के लिए उसमें एक बड़ा रेवेन्यू तो जनरेट होता ही है, साथ साथ सहयोग भी मिलता है, प्रॉपर जानकारी मिल जाती है। एक दूसरे स्टेशन पर कभी कोई घटना हो जाती है, कभी कोई ऐसा केस हो जाता है कि उतार के किसी को हॉस्पिटल लेके जाना, तो अप डाउनर्स इसमें अपनी भूमिका अदा करते हैं और आगे भी करेंगे उसके लिए। तो अभी भी आप उस संगठन को, कितने लोगों का आपका संगठन है, कितने शहरों में आपके लोग हैं, और अभी भी आप उस संगठन को चला रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके अध्यक्ष हैं और रेलवे के भी बोर्ड के सदस्य हैं, तो लोग अभी भी समस्याएं लेके आपके पास ही आ जाते होंगे। अब तो क्या आप सदस्य बन गए, अब तो सॉल्व करवा दो हाल ही। सदस्य बनने के बाद जिम्मेदारी बढ़ गई। पहले तो हम ज्ञापन देते थे, अब स्थिति विपरीत हो गई, लोग ज्ञापन लेके आ जाते हैं, जवाबदेही भी हो गई। तो कोशिश करता हूँ कि नहीं, अभी तो फ़ोन पर उनकी समस्याएं सॉल्व करा देते, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और संगठन हमारा देशव्यापी संगठन बना, कई राज्यों में हमारे मेंबर्स हैं। 128 स्टेशन पर हमने अध्यक्ष बनाए थे मंडलों के, उत्तर प्रदेश में भी हैं, पंजाब में भी हैं, राजस्थान में भी है, इवन महाराष्ट्र, उधर साउथ में भी हमने जोड़ा लोगों को। बीच में हमारे साथ 53,000 लोग जुड़े थे, जो हमने एक टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से 2-3 ग्रुप बनाए, उनमें जोड़ा 50-55,000 लोगों को जोड़ा, और वो जुड़ते चले गए। अभी संगठन चल रहा है, जो उसमें पंजीकृत सदस्य हैं उनकी संख्या 700 के आसपास है। गैर पंजीकृत 50-55,000 लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, और उनके लिए हम सोचते हैं कि जब तक बन पाएगा उनके लिए काम करेंगे। सदस्य बनने के बाद क्या ऐसी समस्या आपको लग रही है कि जो अप डाउनर्स हैं उनके लिए इस तरह की जो समस्या है उसमें काम करना चाहिए? और केवल अप डाउनर्स के लिए नहीं, आप सदस्य हैं तो कहीं ना कहीं रेलवे की भी हर समस्या को आपको
गौर से देखना है और कहीं ना कहीं उस पर अपनी जो समिति है उसमें बात रखनी है, बात उठानी है। तो क्या लगता है आपको, कौन सी समस्या ऐसी है जो कि कोविड के बाद आई है या फिर अभी आपको लग रही है कि है? अभी सबसे बड़ी समस्या कोविड के बाद जो मैं देख पा रहा हूँ कि पैसेंजर ट्रेनों का संचालन रेलवे ने पूरी तरह से पूरे देश में ही बंद कर दिया है। मैं कोशिश करूंगा और अपनी बात को मैं पूरी तरह से रखूंगा और मैं पुनः एक बार प्रयास करूंगा, राष्ट्रव्यापी अभियान चलाऊंगा कि पैसेंजर ट्रेन जो होती हैं वो हमारे देश की सबसे बड़ी संख्या को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाती हैं, वो रेलवे ने बंद की। ये अच्छा निर्णय नहीं है। अप डाउनर्स की समस्याएं तो ऐसे कोई है नहीं। अभी एक छोटा सा निर्णय लिया है कि पार्किंग के चार्जेस बढ़ाएं। समस्या वही मैंने आपको बताई थी कि 9,000 10,000 की सैलरी वाला है, वो 500 रुपये का टिकट बनवाता महीने भर का और वो 30 रुपये एक स्टेशन पर पार्किंग के देगा, रोज के 30 दूसरे स्टेशन पर, तो 60 रुपये होते हैं महीने भर के। 1800 उसके वो हो गए 500, तो मतलब 2,500 तो उसके रेलवे ने ले लिए। तो उनके लिए मासिक पास भी होना चाहिए। 200-250 को जो पहले बनता था उन्होंने वो बंद कर दिए रेलवे के पार्किंग बंद। हाँ, अभी रोज समस्या एक वही आ रही है कि पार्किंग के पास रेलवे ने बंद कर दिए हैं और उसमें रेट बढ़ा दिया है। पहले 5 रुपये 10 रुपये लेते थे, अब 30 रुपये ले रहे हैं। वो रखूंगा, लेकिन सबसे बड़ी मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो जरूरत है देश की वो पैसेंजर ट्रेनों का संचालन है, क्योंकि एक तो कृषि प्रधान देश है और ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो छोटे स्टेशनों पर एक स्टेशन दूसरे स्टेशन जाते हैं, वो पैसेंजर का ही आनंद लेते हैं और उसकी सवारी करते हैं और उनको उसका आवागमन सुगम भी होता है। तो पैसेंजर के लिए मैं प्रयास करूंगा इस बार एक आंदोलन के रूप में। पहले ज्ञापन दूंगा, रेल मंत्री जी से मिलूंगा कि पैसेंजर ट्रेनों का पुनः बहाली करें और उनको चलाएं, क्योंकि बहुत बड़ी ज़रूरत है पैसेंजर्स की। आप सारी मेल एक्सप्रेस चला रहे हैं, पैसेंजर बंद कर दिए। एक सवाल हमेशा लोगों का रहता है, जो आम लोग हैं, चूंकि साथियों हर कोई इतना सक्षम नहीं हो पाता और इतना लिटरेट भी नहीं है, भले हम कितनी भी बड़ी बातें करें, कि जो छोटे तबके का व्यक्ति है वो इतना नहीं रिजर्वेशन वगैरह चीज़ों में जानता। तो उनका हमेशा रहता है कि कई ट्रेनों में 1 डिब्बा है जनरल का, कहीं में 2 डिब्बे हैं, कहीं में 3। तो कहीं ना कहीं जो जनरल के डिब्बों में जो हालत रहती है और लोग एक दूसरे ऊपर टंग के जा रहे हैं, नीचे बैठ के जा रहे हैं, तो उनका हमेशा से रहता है क्यों ना जनरल के डिब्बे रेलवे बढ़ा दे, जिससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे सुगम तरीके से जा। देखिए, सरकार एक व्यवस्था के तहत चलती है। हमारे क्षेत्र जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद महोदय जो हैं, उनको ये बात सोचना चाहिए। बेसिकली ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है कि जनरल बोगीज जो थी, अभी तो मैं देख रहा हूँ कोविड के बाद जिन ट्रेनों में 12-10 स्लीपर लगते थे वो 5-6 बचे, उन्होंने एसी की संख्या बढ़ा दी। तो आप लोकल लोगों को कहाँ जगह छोड़ रहे हो? ये बहुत बड़ी ज़रूरत है और वो सब परेशान है। अब 330 रुपये या 400 रुपये उस पर पेनल्टी लगा देते हो, आधा बोगी जनरल लगा दिया। लोग जनरल की बढ़ाने की मांग कर रहे थे, आपने वो भी खत्म कर दिए। तो ये तो सही तरीका नहीं है और जनप्रतिनिधि को सोचना चाहिए, इस मामले को उठाना चाहिए और रेल मंत्री जी को भी इस पर विचार करना चाहिए। बेसिक नीड जो है ग्राउंड की वो यही है कि छोटी यात्रा, दूरी की यात्रा करने वाले लोगों के लिए जनरल कोचेज की व्यवस्था 2 से 3 आगे और 2 से 3 पीछे होना चाहिए। और मेमू चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैसेंजर ट्रेन बराबर चलाना चाहिए। पैसेंजर बहुत बड़ी ज़रूरत है छोटी दूरी के लिए। आपने इतना आंदोलन किए, पूरे जो देश है वहाँ से एक अप्रिसिएशन आपको मिला, क्योंकि हमने भी आपके विषय में जाना पढ़ा उस समय पर, और कहीं ना कहीं तो कोई अवार्ड वगैरह आपको दिया गया है या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें, सम्मान वगैरह आपको कहीं से मिला है या नहीं? आप सभी के सहयोग से मैं 1 मई को मुझे पुणे बुलाया था, वहाँ पर भारतीय समाज रत्न के अवार्ड से सम्मानित किया। हमारे सागर के सांसद भी विदिशा आए, हरिभूमि और INH ने भी सम्मान समारोह रखा और एक अवार्ड से उन्होंने भी सम्मानित किया। MTV इंडिया जयपुर से उन्होंने तो डाक से मुझे सम्मान समारोह आयोजित करके डाक से अवार्ड भेजा। इंदौर के सांसद शंकर ललवानी जी 26 तारीख को उन्होंने वहाँ इंदौर बुलाया, मैरियट होटल में कार्यक्रम रखा, राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड से सम्मानित किया। अभी हाल ही में सूचना आई है कि 17 अगस्त को आगरा में इनविटेशन है, मुझे वहाँ जाना है। और पटेल साहब हैं, शायद केंद्रीय मंत्री हैं, वो चाहते हैं वहाँ पर उनको सम्मान समारोह में उन्होंने बुलाया। और ऐसी कई संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं, गणमान्य नागरिक भी हैं जिन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाया, प्रशंसा पत्र जारी किए। और एक बड़ी अजीब चीज़ थी इसी बीच, काकरपारा है उत्तरांचल में, शायद वो है ना, उत्तराखंड में है, बीजू जनता दल के सांसद हैं अभिनव मोहंती, उन्होंने डाक से एक एप्रिसिएशन भेजा। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा इतने दूर से कोई एक मतलब हमारे माननीय सांसद हमें वॉच कर रहे हैं और वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो अप्रिसिएशन मेरे को जब घर आया तो मुझे वो मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि कोई देख रहा है
और वहाँ से अप्रिशिएट कर रहा है कि आप जो कर रहे हैं उसमें मतलब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और मेरी पूरी शुभकामनाएं और पूरा सहयोग है। तो वो लोग जो मेरी भाषा को नहीं जानते वो भी मुझे वॉच कर रहे हैं और उत्साह बढ़ाया। मेरे शहर के लोगों ने भी मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे साथियों का तो मतलब साथी तो मेरे साथ ही हैं। ये पूरी जो मुहिम थी उन्हीं की ताकत की बदौलत चलती रही। मेरा शहर और मेरे पत्रकार बंधु जिन्होंने इस मुहिम को एक बढ़ाया और अभिन्न सहयोग के माध्यम से राष्ट्र स्तर तक पहुंचाया। तो अच्छा लगता है कि सम्मान तो पाना किसको बुरा लगता है, लेकिन मैं चाहता हूँ वो सम्मान का जो क्या उस शब्द बोलूँगा मैं, उसकी गरिमा बनी रहे और मैं चाहता हूँ उसका मान बना रहे भविष्य के लिए कि उस सम्मान का मैं मान रख सकूँ। मेरी कोशिश यही होगी कि उसके लिए लोगों के लिए काम करूँगा। हम भी आशा करते हैं कि आप सदस्य बन गए हैं, आपने इतना आंदोलन बड़ा किया, उसके बाद कुछ या यूं कहें कि बहुत कुछ आप लोगों के लिए करें और कहीं ना कहीं समिति में जो लोगों की समस्या उनकी बात उठाएं। और हमारे साथ हमको समय देने के लिए भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हम आपको बता दें कि कोविड के बाद जो कमलेश जी हैं उन्होंने पहले क्षेत्रीय स्तर पर जो आंदोलन है उसकी रूपरेखा बनाई, फिर इन्होंने एक आइडिया जनरेट किया या यूं कहें इनके माइंड में आया कि इन्होंने जनप्रतिनिधियों को लेटर लिखना चालू किया। पहले इन्होंने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से बात की, उसके बाद इन्होंने प्रदेश लेवल पर जनप्रतिनिधियों को लेटर लिखा, उसके बाद अलग अलग राज्यों के जनप्रतिनिधियों को लेटर लिखा, अलग अलग राज्यों के सांसदों को लेटर लिखा, मुख्यमंत्रियों को लेटर लिखा, राज्यपाल को लेटर लिखा और फाइनली राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को भी लेटर लिखा। और उसके बाद जो आंदोलन है फिर इनका इतना बड़ा रूप इन्होंने लिया कि उन जनप्रतिनिधियों ने फिर इनके लेटर को सम्मिलित कर जो रेलवे मिनिस्टर हैं उनको इस समस्या पर गौर करने के लिए कहा। और हुआ क्या कि पूरे देश में सबसे पहले अगर कहीं एमएसटी चालू हुई तो वो बिरसा में हुई और बड़ी लड़ाई को इन्होंने जीता। हम बराबर साथियों आपको इस तरह के जो प्रतिभाएं हैं या इस तरह के जो लोग हैं जिन्होंने इस तरह का कार्य किया है कोविड के बाद या फिर कोविड के दौरान, या जो लोगों की भलाई के लिए कहीं ना कहीं और लोगों की जो समस्या होती हैं जिन पर सरकार ध्यान नहीं देती, जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देती, उनको उठाकर कहीं ना कहीं लोगों की मदद करने वाले जो व्यक्ति रहते हैं उनसे बराबर हम बात करते आ रहे हैं। ऐसे ही कमलेश जी से आज हमने बात की। हम लगातार ऐसे लोगों से आपको मिलवाएंगे और उनके संघर्ष की कहानी और उनकी सफलता की कहानी भी आपको बताएंगे। आप लगातार हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ ऑफ ग्वालियर। बहुत बहुत धन्यवाद।